चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, प्रेम प्रवंचना। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार तो ज़रूर ही लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, प्रेम प्रवंचना। अचानक घबराकर रचना की नींद खुल गई। उसका सारा शरीर पसीने से भीग उठा था। दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, जैसे कितने दूर से भागती हुई आई हो। जाने कैसे कैसे सपने आज उसे डरा रहे थे। जितनी शिद्दत से वह सोम की यादों को अपने दिमाग से झटक कर सोना चाहती थी, उतनी ही शिद्दत से उसकी यादें नींद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति से उसका संबंध पूरे 10 वर्ष पहले टूटकर बिखर गया था, जिसकी हर एक यादों और निशानियों को उसने दिल की गहराइयों में दफन कर दिया था, आज उसी के लिए उसका दिल बार बार क्यों डूब रहा था। शायद यही प्यार है। सुबह जब वो अपने कॉलेज के ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, अप्रत्याशित रूप से दिवाकर से उसकी मुलाकात हो गई थी। दिवाकर कभी उसका और सोम का कॉमन फ्रेंड हुआ करता था। उसी ने बताया था कि सोम 2 वर्षों से बीमार है। उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, साथ ही उसकी नौकरी भी छूट गई है। इलाज में रखा हुआ सारा जमा पूंजी समाप्त हो गया था। माता पिता उसकी दूसरी शादी करवा स्वर्ग सिधार गए। अब हालात ये है कि इलाज के लिए भी घर गिरवी पड़ा है। शायद अब वह ज़िंदगी से ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएगा या संघर्ष कर पाएगा। वो हो सके तो वह अपनी बात अधूरी छोड़कर चला गया था। सारी बातें सुन रचना को एक हिंसक खुशी का एहसास हुआ था। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। कभी कितनी मजबूर कर दिया था सोम ने उसे अपना ही घर छोड़ने के लिए। जिस तरह कभी वह सोम के घर से निकली थी, अकेली, बेआवाज़, आश्रयहीन, बेबस और मजबूर होकर, ठीक उसी तरह आज सोम भी उसी मोड़ पर खड़ा था, अकेला, निसहाय और मजबूर। पर जल्दी ही उसकी क्रूर प्रसन्नता पीड़ा की एक अजीब सी अनुभूति में बदलने लगी थी। सोम ने उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार किया हो, पर वह यह कैसे भूल जाए कि कभी उसने सोम को अपने दिल की गहराइयों से चाहा था। अपनी हिंसक सोच ने उसे अपनी ही नज़रों में काफ़ी अकिंचित और तुच्छ बना दिया। अचानक उसका दिल उसी व्यक्ति से मिलने के लिए बेचैन होने लगा, जिसके प्रेम प्रवंचना के कारण उससे इस जन्म में कभी नहीं मिलने की कसम खाई थी। अपने दिए गए हर बद्दुआ के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। पिछले 10 वर्षों का अतीत उसकी आंखों के सामने उमड़ने घुमड़ने लगा था। सोम से उसकी मुलाकात उस प्राइवेट स्कूल में हुई थी जहां वह साइंस पढ़ाती थी। एमटेक करने के बाद सोम जिस कंपनी में सिलेक्ट हुआ था, वहां से जब तक कॉल नहीं आ जाता तब तक के लिए उस स्कूल में साइंस पढ़ाने आ गया था। साथ साथ काम करते दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंधने लगे थे। जल्द ही दोनों के बीच का यह आकर्षण प्यार में बदल गया था। फिर एक दिन सोम ने रचना के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे सुन रचना को पहली बार एहसास हुआ था कि वह कितनी सौभाग्यशाली है जो ऐसा घरभर उसे मिला। पर वह यह अभी अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर के लोग उसे विजातीय शादी करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। वही हुआ भी जिसकी उसे आशंका थी। जैसे ही घर वाले को मालूम हुआ, उसके इस फैसले का जमकर घर में विरोध हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन कोर्ट में जाकर सोम के साथ शादी कर ली। फिर उसने पलटकर भी मायके की तरफ नहीं देखा। न मायके वालों ने ही उसकी कोई खोज खबर ली। रचना को ये सारे मान सम्मान भी सिर्फ ससुराल से ही मिले, जिसकी
एक बहू हकदार होती है, क्योंकि सोम के माता पिता ने अपने इकलौते बेटे के फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लिया और रचना को वो सारे मान सम्मान दिए जिसकी वह हकदार थी। रचना ने भी जल्द ही अपने प्रेम, उदारता और सेवा से सास ससुर का मन जीत लिया था। 3 वर्ष गुजरते गुजरते उसने एक फ्लैट भी ले लिया। तभी सास ससुर की तरफ से पोता का मुंह देखने की चाह मुखर होने लगी, जिससे डॉक्टर के दिखाने की कवायद भी शुरू हो गई। सारे जांच के बाद जो रिपोर्ट आया उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से उसका यूट्रस पूरी तरह विकसित नहीं था, इसलिए रचना कभी मां नहीं बन सकती थी। बस इस एक कमी ने उसे सबकी नज़रों में नमित बना दिया, साथ ही सास ससुर के प्यार से भी वंचित करने लगा। उस घर पर जो उसकी मजबूत पकड़ थी अचानक जैसे कमज़ोर पड़ने लगी। उसके सारे सद्गुणों पर एक अवगुण भारी पड़ने लगा, पर सोम तटस्थ था। सासू माँ दिन रात कभी अपने फूटे किस्मत को दोष देती, कभी सोम की दूसरी शादी की बातें करती। अब तो उसे सास ससुर के सामने जाने से भी डरने लगता। इतना डर लगने लगा था कि उनकी ठंडी निगाहें, सख्त चेहरे और उखड़े उखड़े बोल सुनकर उसका खून जमने लगता। सोम कुछ भी कहती तो सोम बिगड़ उठता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ ना। जहाँ तक माँ पापा की बात है, उन्हें समझाना मेरे बस में नहीं है। वे पुराने ख्यालात के हैं। उनकी सोच अभी इस उम्र में नहीं बदली जा सकती, न ही इस उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। इसलिए तुम्हें सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वह बच्चा गोद लेने चाहती थी, पर उसकी सासू माँ तैयार नहीं होती थी। सोम और रचना दोनों ही एक स्वाभाविक मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति से गुजर रहे थे, जो क्योंकि बच्चे को लेकर उसके माता पिता का दबाव हमेशा बना रहता। वह सब सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। वही सोम घर में हो रहे क्लेश को मिटाने के लिए अपने माँ पापा पर कोई दबाव नहीं डालता था। एक दिन छुट्टी के दिन सोम की चाची उन लोगों से मिलने आई। हमेशा की तरह सासू माँ का प्रलाप शुरू हो गया। उन्होंने बहू को कोसने के साथ साथ उसके मायके के वंश को भी डूब जाने की बद्दुआ देने लगी। उस दिन रचना के सब्र का प्याला भर गया। पहली बार सासू माँ को खरी खोटी तो सुनाई ही, और जब सोम घर आया तो उसे भी नहीं छोड़ी। सोम से बोली, अब तक मुझे ही श्राप और ताना दिया जाता था, अब अम्मा जी मेरे मायके वाले को भी श्राप देने लगी हैं। अब इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, जब ईश्वर ने ही मेरे साथ बेइंसाफ़ी की। न जाने उस दिन सोम को भी क्या हो गया था कि अपना आपा खो बैठा। नहीं बर्दाश्त होता है तो जाओ न, चली जाओ यहाँ से, अपने उन्हीं कंगाल मायके वालों के पास जिन्हें कुछ कहने से तुम्हें इतना दर्द होता है। सोम के चिल्लाने से आहत रचना बोली, तुम्हारे कारण ही मायका पराया हो गया, वरना मुसीबत में लड़की का सबसे बड़ा सहारा तो मायका ही होता है। वहाँ नहीं जाओगी तो कहीं और चली जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, पर मुझ पर रहम करो। रोज़ रोज़ के तकरार से मैं तंग आ गया हूँ। सोम और भी जोर से चिल्लाया तो रचना पूरी तरह चुप हो गई। उसने जीवन में बस सोम के विश्वास का सहारा लिया था, जिसके भरोसे उसने अपने मायके के रिश्ते भी त्याग आई थी। जब वही रिश्ता टूट कर बिखर गया तो वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं था। थोड़े से ज़रूरी सामान एक सूटकेस में समेट उसी दिन घर छोड़ दी थी। वहाँ से निकलकर वह सीधे पटना के उसी पुराने स्कूल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी, जहाँ वह शादी से पहले काम करती थी। नंदिनी गर्ग, जो उस स्कूल की संचालिका थी, उसके बदहवास चेहरे और अस्त व्यस्त स्थिति को देखकर ही बिना कुछ बोले सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने बिना उससे कुछ पूछे और कूड़े दे उसे फिर से वापस अपने स्कूल में रख लिया था। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल का इंचार्ज भी बना दिया, जिससे उसके रहने खाने पीने की समस्या समाप्त हो गई। यथासंभव अपने दर्द को भुलाकर उसने फिर से नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। फिर भी कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक आस तो ज़रूर छुपी थी कि सोम उसे बुलाने ज़रूर आएगा। देखते देखते 3 साल गुजर गए। एक दिन सोम के बुलाने की आस भी तब टूट गई जब हथुआ मार्केट में नैना से मुलाकात हुई।
नैना दिल्ली में उसके पड़ोस में रहती थी। उसी ने बताया कि सोम एक निसंतान विधवा लड़की से शादी कर लिया था और अभी 2 महीना पहले उसे एक बेटा भी हुआ था। सब सुनकर रचना को लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया उसके कलेजे में उतार दिया हो। सोम ने शादी कर ली, वह भी बिना उसकी जानकारी के, और उससे तलाक लिए बिना। उसने किसी तरह अपने को संभाला। उसके बाद रचना ने अपनी पूरी शक्ति पढ़ने पढ़ाने और पैसा कमाने में झोंक दिया। जल्द ही यूजीसी की परीक्षा पास कर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बॉटनी पढ़ाने लगी थी। देखते देखते उसके पास सुंदर फ्लैट, कार और अच्छा खासा बैंक बैलेंस जमा हो गया था। पूरे 10 साल बाद वह एक सम्मानित जिंदगी जी रही थी। अब तक तो वह यही सोच रही थी कि वह सोम को भुला देने में कामयाब हो गई थी, पर अब उसे महसूस हो रहा था कि अब तक उसने सिर्फ खुद को ही छला था। सोम को तो वो कभी भुला ही नहीं पाई। अभी तक उसने एक चादर खींच पिछले जीवन की यादों को आने से रोक रखा था। जरा सी चादर सरकी नहीं कि उसने अपने आप को पिछले ज़िंदगी के रूबरू खड़े पाया। सुबह जब उसकी मुलाकात दिवाकर से हुई थी तो वह समझ नहीं पाई थी कि यह संजोग नहीं है, यह बल्कि सोम का संदेशा था। उसे बुलाने के लिए सोम से मिलने की एक तीव्र इच्छा उसके अंदर बलवती होने लगी। तभी खिड़की के बाहर चिड़ियों के बढ़ते शोर से उसे सुबह होने का आगाज़ हो गया था। वह उठकर सारे ज़रूरी काम निपटाकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। दिन के 11 बजे तक वह हॉस्पिटल के उस कमरे में थी जहां सोम एडमिट था। वो आंखें बंद किए चुपचाप हॉस्पिटल के बेड पर सोया था। विगत 10 वर्षों में ही वह हैंडसम युवक थका हारा, बीमार और टूटा हुआ प्रौढ़ बन गया था। आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली तो रचना को देखते ही पहचान गया, जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा था। पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में पीड़ा और पश्चाताप के भाव स्पष्ट नजर आने लगे। उसने धीरे से अपनी दोनों हाथ रचना के सामने जोड़ दिए। रचना ने जैसे ही उसके हाथों को अपनी हथेलियों में थामा, निशब्द दोनों की आंखें बरस पड़ी। उस निस्तब्ध चुप्पी में भी कितनी व्याकुलता घुली थी, वह सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। रचना थोड़ी संभली तो बोली, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एक दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने उसके चेहरे पर टिकाते हुए सोम बोला, यह सब मन को बहलाने वाली बात है। अब मैं चाह कर भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकूँगा। बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुमसे माफ़ी मांगे बिना भला मैं इस संसार को कैसे छोड़ सकता था। रचना से बातें करते करते उसकी निगाह एक छोटे से बच्चे पर जा थमी, जो हूबहू सोम का कार्बन कॉपी था। वह एक मोटी सी साधारण नैन नक्शे वाली औरत की गोद में बैठा था। रचना को समझते देर नहीं लगी कि वह सोम की दूसरी पत्नी उमा है और उस गोद में बैठा लड़का सोम का बेटा था। सोम के इशारे पर वह माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे चलता हुआ उन दोनों के पास आ खड़ा हुआ। रचना ने जब अपनी बाहें फैलाई, वह झिझकता हुआ आकर उसकी बाहों में समा गया। अब तक वात्सल्य विगलित उसका मन गहरे वात्सल्य से भीग उठा। अब तक उन दोनों माँ बेटों के लिए रचना के मन में पलता राग द्वेष जाने कहाँ तिरोहित हो गया। सोम को अपनी ओर देखते हुए देखकर बोली, मैं अपने आप को महान बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जिस बच्चे के लिए तुमने मुझे त्याग दिया उसे मैं कभी किसी का मोहताज नहीं बनने दूंगी। एक फीकी मुस्कान सोम के चेहरे पर आकर थम सी गई। जल्द ही रचना को आभास हो गया वह सारे मोह बंधन तोड़ मुक्त हो गया था। वहीं रचना को और अपने आप को संभालते हुए उसने नमन को और उसकी माँ उमा को ही संभालने में जुट गई थी। बचपन से ही अनाथ उमा को सौतन के मजबूत सहारे से बल मिला तो उसी का हाथ थाम ली। रचना ने सोम के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद वहां से सब कुछ समेट उमा और उसके बेटा नमन को लेकर पटना आ गई थी। उमा ने पटना आते ही रचना के घर के सारे काम संभाल लिए तो रचना ने नमन के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगी।
देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा। नमन IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका चला गया। रचना ने सोम के सारे अधूरे काम पूरे कर दिए थे। हमेशा की तरह जब भी रचना फ़ोन कर नमन को घर से कि किसी परंपरा को निभाने के लिए कहती, वह उसे पूरा करने में हमेशा अपनी असमर्थता जाहिर कर देता। उसकी नज़र में इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। अब रचना की सोच नए सिरे से करवट लेने लगी। उसे वह दिन याद आने लगे थे जब एक बच्चा नहीं होने के कारण उसे अपना पति, प्यार और घर सब छोड़ना पड़ा था। उसके साथ साथ सोम का भी हंसता खेलता जीवन तबाह हो गया था। इतने कष्ट के बाद जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसे तो यह भी पता नहीं कि वंश और परंपरा क्या है और कैसे निभानी है। फिर भी अनाथ बच्चों को गोद लेने के बदले हम खुद की संतान की चाहत में आज भी अपनी और दूसरों की जिंदगियां तबाह करते रहते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी प्रेम प्रवंचना। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।